अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और मैं आपके लिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट का एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इस क्रैश कोर्स में हम 4 चीज़ें सीखेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। तो दोस्तों, ये वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स का 4th हिस्सा है। इसमें हम PHP के बारे में पढ़ेंगे कि PHP क्या है, इसको कैसे आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो PHP एब्रीविएशन जो एक्रोनियम है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर का। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्यों PHP को यूज़ किया जाए। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया कि ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप कोई ऐसा कोड लिखने जा रहे हैं जिसको आप किसी सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट, जैसे आप सिक्योर कोड लिखना चाह रहे हैं जो कि यूज़र को फ्रंट एंड में यूज़र को नजर आए। जैसे कि हम अगर जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखते हैं तो वो इजीली यूज़र के लिए एक्सेसिबल होता है, क्योंकि वो ब्राउज़र में एज इट इज़ रेंडर होता है और नज़र भी आता है। तो इसलिए हम कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। देयर आर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एज वेल, जैसे कि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड पे भी यूज़ होती है, जिसमें JSP जिसको कहा जाता है, जावा सर्वर पेजेस। फिर आपके पास रूबी है और उसका फ्रेमवर्क रूबी ऑन रेल है। फिर उसके बाद पाइथन है जो कि गूगल की प्रोडक्ट है। तो उसमें हम इसके PHP के अलावा ये भी अवेलेबल है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्यों PHP को ही क्यों यूज़ किया जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे जो बड़ा इसका एडवांटेज है, एक तो ये सीखने में बहुत आसान है, यूज़र फ्रेंडली इसका टेक्स्ट है और इंटरफेस है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे इसका एडवांटेज लगता है, जो नज़र आता है, जो मेरी नज़र में इसका एडवांटेज है, एक तो इसके बहुत से बने बनाए स्क्रिप्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। जैसे कि गिटहब पे आपको मिल जाएंगे, बिटबकेट पे मिल जाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे इसके डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे और आपको इसकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आपने स्क्रिप्ट बनवाना हो तो इसके लिए आप प्रोफेशनल्स भी हायर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी इसके अवेलेबल है। तो इसलिए PHP को मैं प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। कुछ सुनने में आ रहा था कि जी PHP का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि 7 पॉइंट आई थिंक 2 जो लेटेस्ट बेटा वर्जन अभी रिलीज़ हुआ है, 7.1 और 7.2, तो इट मीन्स कि ये अभी वर्क हो रहा है, इस पे ओपन सोर्स है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की, सिक्योर करने की कोशिशें की जा रही हैं और इंशाल्लाह ये ख़त्म नहीं होगी PHP लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और ईज़ी टू यूज़ और ईज़ी टू मेंटेनेबल प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्टार्ट में तो PHP को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, वो सबसे पहला टूल है आपके लिए कि आपके पास एक वेब सर्वर का होना ज़रूरी है। अब इसके लिए 2 किस्म के वेब सर्वर हैं, जिनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। एक अपाची सर्वर है और एक nginx सर्वर है। इसके बाद आपको इसके साथ आपको PHP का कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इसको MySQL के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, MySQL के साथ, तो उसके लिए आपको MySQL की डेटाबेस भी इंस्टॉल करनी होगी। तो PHP को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है सबसे पहले अपाची nginx की, PHP की और MySQL की। अब आपको ये अलग-अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है apache-friends.org, उन्होंने एक पैकेज हमें दिया है जिसका नाम है XAMPP। तो मैं उसका आपको अभी थोड़ा-सा डेमो देता हूँ। आप उसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अपाची फ्रेंड्स डॉट ऑर्ग, ये देखें अपाची फ्रेंड्स डॉट ऑर्ग /index.html हमारे पास है। ये एक पैकेज है, आप इसको इंस्टॉल करें। विंडो के लिए भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये करंटली PHP वर्जन 5.63 के साथ है, 7.1 के साथ भी अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड इंस्टॉलर कर सकते हैं, लिनक्स के लिए कर सकते हैं और मैक के लिए भी। मैं अपने कंप्यूटर पर मैक पर इस वक्त मैप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेटिव मैप जो है नेटिव मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। लेकिन मैप को यूज़ करने से पहले मैं XAMPP को ही यूज़ करता था इस पे, मैक पे भी। तो मैप प्रो को ट्राई करने के लिए मैंने उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद आई गॉट स्टिक टू मैप और उसके बाद मैंने XAMPP का जो फोल्डर जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट बने हुए थे उसको लिंक कर दिया मैप के साथ, और एज इट इज़ XAMPP के बाकी यूटिलिटीज़ जो है PHP वगैरह मैंने रिमूव कर दिया। अब सिर्फ मेरे पास जो htdocs का फोल्डर है वो मैं XAMPP का है, बाकी सारा इंटरफेस मैप का है।
तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और रन करें। और अगर आप रन करने के बाद यहाँ पे सिंपल लोकल होस्ट लिखें और ये आपको ये वाला पेज रिटर्न करे, सॉरी आई थिंक दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड मीन्स एज लोकल होस्ट, मैंने सर्वर अभी रन नहीं किया हुआ। तो चलिए पहले सर्वर को रन करते हैं। तो सर ये मेरे पास मैप इंस्टॉल है, इसको मैंने ओपन किया और स्टार्ट सर्वर पे क्लिक किया। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैंने अपना मैक का पासवर्ड इंटर किया और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा लोकल होस्ट पे इंटर करता हूँ। तो ये देखें, चूँकि मैंने जैसे बताया था पहले कि मैं इसके लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो जैम का था, तो इसी का htdocs का फोल्डर होने की वजह से ये यहाँ पे उसका इंटरफेस यही आपके पास भी नज़र आएगा जब आप जैम इंस्टॉल करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अब लोकल होस्ट, सिंपल लोकल होस्ट लिखने से या लोकल होस्ट लाइक डैशबोर्ड लिखने से ये ओपन हो गया। मीन्स आपके पास अपाची PHP इज़ रनिंग सक्सेसफुली। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास डेटाबेस भी कनेक्टेड है, तो इसके लिए आपको अपना फेवरेट एडिटर ओपन करना होगा और उसमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी। और उस फाइल को आप htdocs में, जहाँ पे भी आप जैम इंस्टॉल है देखें जैम फाइल्स, और htdocs के फोल्डर के अंदर आपको एक मैंने अब क्या हुआ कि मैंने ना फोल्डर बनाया हुआ है htdocs के अंदर। जस्ट देखें, मैंने हर किस्म के प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट फोल्डर्स बनाए हुए हैं। कुछ आपको PHP की फाइलें नज़र आएंगी, लेकिन मोस्टली मैंने अलग-अलग तक, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने एक लगा था क्रैश कोर्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे phptools.php के नाम से एक फ़ाइल बना के सेव कर दी। तो ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई। अब इसको चेक करने के लिए मैं ये करता हूँ कि MySQL भी रन हो रही है या नहीं। कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQLi और यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम दे देता हूँ रूट। सॉरी, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो होस्ट है वो कौन सा लोकल होस्ट है। फिर हमारे पास रूट यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है मेरा ये। इसके बाद यहाँ पे मैं DB का नाम देता हूँ। तो मैंने इसके लिए DB एक बनाई थी, DB किस नाम से थी, php के नाम से मैंने इसको बनाया था। तो इसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कनेक्शन सक्सेसफुल है तो इको कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज, अगर इसमें भी एरर आया तो मैं उसके बाद उसको चेक करूँगा कि ये बाकी इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये phptools.php के नाम से मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। यहाँ पे मैं इसको एल्स लिखता हूँ, एल्स देखो नो कनेक्शन। जस्ट मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि बाकी और ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो न्यू MySQL के साथ ये एक तरीका होता है। इसके अलावा भी इसको दो तरीक़ों से कनेक्ट किया जाता है। एक होता है MySQLi कनेक्ट, तो यहाँ पे भी हम इसके पैरामीटर देते हैं ये इसी तरीके से, लेकिन ये एक लेटेस्ट तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है। तो इसमें हम इफ़ कनेक्शन सक्सेसफुल है तो यहाँ पे अगर हम क्यूरी रन करना चाहें तो यहाँ पे हम क्यूरी भी रन कर सकते हैं। SQL क्यूरी इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है DB के अंदर और यहाँ पे मैं फिर कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन क्यूरी SQL। तो if result num rows is greater than 0, अगर उसमें rows हैं तो फिर क्या करें, by row is equals to result into fetch associated fetch कैरे करेगा और फिर यहाँ पे हम एको करवा लेंगे यूज़र नेम। इसमें एक टेबल था डॉट रो इंटू यूज़र नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, यूज़र नेम डॉट बी आता जो नेक्स्ट यूज़र नेक्स्ट पे डिस्प्ले करें। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 3 यूज़र हैं, वो तीनों आ गए। इसका मतलब है कि हमारी SQL की डेटाबेस भी ठीक रन हो रही है। तो ये था, ये क्विकली मैंने आपको तरीका बताया। तो अभी हम प्रॉपर्ली PHP को, ये स्टार्ट हो गई हमारा PHP इज़ वर्किंग फाइन।
तो स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि PHP एंड HTML कैन बी कंबाइंड। दोस्तों इस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि जैसे कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, हम इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि हमारे पास एक पावरफुल एंड रिजल्ट आए। तो इसका दो तरीके इसके होते हैं। एक ये होता है कि हम PHP के अंदर HTML को इम्बेड करते हैं, ठीक है, या फिर हम HTML के अंदर PHP को इम्बेड करते हैं। लेकिन दोनों सूत्रों में जो बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों सूत्रों में जिस फाइल में हम ये करेंगे वो .php एक्सटेंशन की होनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक फाइल है .html या कोई हो, तो उसके अंदर आप PHP को नहीं लिख सकते। PHP लिखने के लिए मस्ट है कि हमारे पास .php एक्सटेंशन वाली फाइल हो, अपाची या nginx इंस्टॉल हो, PHP कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस पर इंस्टॉल हो, या इजी वर्ड लिखे XAMPP मैम वैम में से कोई एक भी इंस्टॉल हो हमारे पास। XAMPP इज़ द प्रेफरेबल। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बता देता हूँ कि कैसे हम PHP और HTML को कंबाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ कि बहुत से दोस्त कंफ्यूज होंगे कि कब हमें PHP के अंदर HTML को और कब हमें HTML के अंदर PHP को कंबाइन करनी चाहिए। तो इसका आसान हल ये है कि अगर आप देखते हैं कि PHP का कोड ज़्यादा लेंथी है और एज़ कम्पेयर टू HTML, तो आप फिर PHP के अंदर HTML को इम्बेड करें। और अगर आपको ये लगता है कि HTML का कोड ज़्यादा है और PHP का कोड कम है, तो फिर आप HTML के अंदर PHP को इम्बेड करें। तो आई एम श्योर आप क्लियर हो गए कि कब ये PHP के अंदर HTML, कब HTML के अंदर PHP को कंबाइन करें। इसके एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरे पास एडिटर है, यहाँ पे भी सिंपल कुछ भी नहीं लिखा हो। अब यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि एको यहाँ पे PHP स्टार्ट करूँ, फिर PHP को क्लोज करूँ, और यहाँ पे मैं एको HTML, ठीक है, और HTML हेड टाइटल ये मैं इस तरह लिखता जाऊँ, और यहाँ पे बॉडी। अब अगर आप गौर करें तो ये बहुत ज़्यादा HTML लिखी जा रही है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम बजाय इसके कि इसको इसके अंदर लिखें, हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे HTML5 का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यहाँ पे फिर हम इन टैग्स के अंदर अपनी मर्जी से PHP को हम ऐड करते हैं। तो इसका जैसे यहाँ पे मैं बॉडी के टैग के अंदर PHP लिखता हूँ एको बेसिकली एक फंक्शन है PHP के अंदर जो कि किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे शो करने के लिए होता है। अभी इस वक्त मैंने ये नंबर ऑफ करैक्टर्स लिखे हैं। जब आप मल्टीपल करैक्टर्स एक लाइन में लिखते हैं इस तरीके से डबल कोट से सिंगल कोट के अंदर, तो उसको एक स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये मैंने लिख के जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया पेज को, तो आप ये देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये मैंने क्या किया, ये HTML के अंदर PHP को एम्बेड किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये H1 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ मैं H1 लिख दूँ, ठीक हो गया, और इसको रिफ्रेश करूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो हेलो वर्ल्ड है वो H1 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक तरीका, ये मैंने क्या किया है, मैंने HTML के अंदर PHP को एम्बेड कर दिया। और दूसरी सूरत में हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और एको की जगह यहाँ पे मैं H1 और H1 लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे सेम रिज़ल्ट है। तो हमने दोनों तरीक़ों से इसको PHP के अंदर HTML को और HTML के अंदर PHP को एम्बेड करना सीख लिया। जहाँ पे भी आपको HTML के अंदर PHP एम्बेड करना है वहाँ पे आप ये वाले सिंबल लिख के लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP स्पेस ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन लिख के इसके अंदर PHP का कोड लिख सकते हैं। तो ये है तरीका PHP को एम्बेड करने का HTML में और कंबाइन PHP और HTML को कंबाइन करने का। तो कमेंट्स इन PHP कोड, कमेंट क्या होते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आपने कुछ लॉजिक लिखी है। अब वो लॉजिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक ब्रीफ लिखते हैं। तो अगर वो विदाउट कमेंट लिखेंगे तो वो फ्रंट एंड में यूज़र्स को भी नज़र आएगा और नज़र आ सकता है या उस पर कोई एरर आ सकता है। तो PHP के अंदर दो किस्म के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट में थोड़ा फ़र्क होता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम
ये वाली लाइन यूज़ करते हैं, इस तरह करके 2 लाइनें लगाते हैं और उसके अंदर भी यहाँ पे जो भी कमेंट लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसिडर होगा और वो रेंडर नहीं होगा फ्रंट एंड में। और दूसरा हम यहाँ पे स्लैश स्टैटिक और स्पेस देके थोड़ा सा स्टैटिक स्लैश इस तरह लिखते हैं, तो इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। आइए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट इन H1 टैग। अब उसके बाद मैंने नई लाइन स्टार्ट कर दी और मैंने लिखा एको H1 हेलो टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने H1 को क्लोज कर दिया, सेव किया। अब यहाँ पे मैं दोबारा गया, रीलोड किया पेज को, हेलो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। और अब गौर करें, अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास इसका डोम आ रहा है, डोम आई एम श्योर आपको डोम का पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स देखा तो आपको पता चलेगा कि डोम क्या होता है, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। मतलब आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अगर आप डायनामिक बनाना चाहते हैं तो PHP या सर्वर साइड कोई भी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास मल्टी लाइन भी कमेंट होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज मल्टी लाइन टेक्स्ट और ये मैंने इसको सेव कर दिया। मोस्टली ये खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज़ होता है कि आप यहाँ पे इसको ज़रा स्टाइलिश करके लिखते हैं और ऐसे करके थोड़ा इसको यहाँ पे भी आप बेशक स्टार डाल दें, यहाँ पे ऐसे करके इस तरह, या फिर आप इसको जैसे भी बनाना चाहें ये बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मल्टी लाइन, दिस इज मल्टी लाइन टेक्स्ट और ये कमेंट टेक्स्ट मल्टी लाइन कमेंट्स है। ये इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये थे कमेंट्स। अब आते हैं यूजिंग PHP वेरिएबल्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल मेरे ख्याल में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स का सही तरीके से यूज़ करना, वेरिएबल को सही तरीके से यूज़ करना आ जाए तो एक आप पावरफुल वेब ऐप या वेबसाइट ईजीली बना सकते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली स्टोरेज स्पेस होती है आपके मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू किसी वेरिएबल किसी नाम के अगेंस्ट सेव कर देता है। जैसे अगर आप लिखना चाहें एको 2 + 2 तो ये हमें 4 रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ गया, आपको नज़र आ रहा है 4 लिखा हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीपल जगह पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ एको 2 + 2 = 4, सॉरी 2 + 2 और .br, फिर हमने लिखा एको 2 × 2 .br, फिर हमने लिखा एको 2 / 2 .br एंड एको 2 - 2। ये हमने चंद स्टेटमेंट लिखी हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैं कहीं एको 2 + 2 .br, मैं कहीं पे लाइन नंबर 13 पे वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई एरर है। फिर कभी कभी यहाँ पे अगर अनएक्सपेक्टेड भी आ, तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। 2 + 2 के बाद हम लिख रहे हैं बी आर ताकि वो इसको एक लाइन ब्रेक दे दे। तो इसके अलावा अगर हम /n भी यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये वैसे मुझे नहीं पता अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों आ रहा है। तो हाँ, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इस प्लस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ फिर रन करता हूँ तो लाइन नंबर 14 पे वेरी स्ट्रेंज एरर है ये, हालांकि ऐसा एरर आना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको 2 + 2 .br। ये एरर आना नहीं चाहिए, आई डोंट नो कि क्यों एरर आ रही है। अब यहाँ पे ये ठीक आ रहा है, इसलिए एको 2 × 2 .br होता है। कोई ये देखें 2 × 2 भी 4 होता है, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा 2 / 2 .br।
तो 1 आंसर आया। तो अब हमने यहाँ पे 2+2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। अब अगर हम वेरिएबल को यूज़ करें, अगर हमने कोई चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल हमें 3+2 करना है, तो हमें यहाँ पे भी 3+2, यहाँ पे हमें 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे हमें 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 जगहों पे चेंजेस करनी पड़ी और रिजल्ट हमें लेना पड़ा। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं $num इज इक्वल टू 3, फिर हमें यहाँ पे सिर्फ $num लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी $num एक दफ़ा ज़रूर लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा मस्ट है। और फिर इसके बाद सॉरी मैं सेमीकोलन भूल गया यहाँ पे, तो ये मस्ट है सेमीकोलन। तो देखें आपके पास वही रिजल्ट आया, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूँ तो हमारे पास ये देखें। तो इसलिए वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उनका प्रॉपर यूज़ आपकी हेल्प करता है उसको मेंटेन, कोड को मेंटेन करने में और लॉजिक को डेवलप करने में। तो ये तो था यूजिंग। अच्छा, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के तरीका ये है कि उसको स्टार्ट करते हैं $साइन से, और उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर उसका या अल्फ़ाबेट होना चाहिए या नंबर अंडरस्कोर होना चाहिए, या अल्फ़ाबेट हो या नंबर साइन हो। अल्फ़ाबेट कैपिटल या स्मॉल लेटर डजंट मैटर, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट अंडरस्कोर या एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आप कोई नंबर या डिजिट या डॉट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते एज अ स्टार्टिंग नेम ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर द $साइन। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन चीज़ ये है कि आप सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं कि $साइन के बाद या अंडरस्कोर हो या आप उसका अल्फ़ाबेट हो। इसके अलावा 3 तरीके होते हैं वेरिएबल को लिखने के। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑल लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखें, जैसे हमने ये लिखा, ये तमाम लेटर। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि हम अगर पहला $साइन फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल हर वर्ड का रखते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये देखिए मैंने यहाँ पे नम ऑफ हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो मैंने कैपिटल रखा, स्टूडेंट्स इन का आई, क्लास का सी। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि आप पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखते बल्कि स्मॉल लिखते हैं, और दूसरे फिर उसके बाद हर कैरेक्टर का पहला वर्ड जो कैपिटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। एक तरीका ये। एक और तरीका ये है कि आप स्मॉल लेटर में सारे लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो उसके साथ आप अंडरस्कोर सेपरेट करने के लिए यूज़ करें। तो एक तरीका ये है वेरिएबल को डिफाइन करने का। वेरिएबल डाटा टाइप्स, किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह PHP भी डिफरेंट डाटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर 7 आई थिंक डाटा टाइप्स हैं इसकी। पहली है इंटीजर, दूसरी है फ्लोट, तीसरी है स्ट्रिंग, चौथी है नल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एरे, और उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स। तो हम जो इस क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे वो है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और उसके बाद एरे। एरे में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इंडेक्स एरे होता है और एसोसिएटिव एरे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट वैल्यू को। तो देखें हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए इंट डाटा टाइप, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू 3। तो ये एक होल वर्ड है, कंप्लीट वर्ड, एक नंबर है, तो ये एक इंटीजर है। इसी तरीके से फ्लोट डाटा टाइप में हम लिखते हैं फ्लोट डाटा टाइप एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में होती है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप एक वेरिएबल है और उसमें अंदर हम एक नाम सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर जब एक कैरेक्टर्स लिखते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स टू फॉर्म अ सेंटेंस लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरह हमारे पास इसके बाद आता है एरे डाटा टाइप, और उसमें सबसे पहले आता है इंडेक्स एरे। तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये है, इंडेक्स एरे डाटा टाइप इज इक्वल टू एरे। और फिर इसके अंदर या तो हम नंबर्स की सूरत में या हम स्ट्रिंग्स की सूरत में डाटा सेव करते हैं या मिक्स ऑफ डाटा सेव करते हैं। जैसे मैं आप एक इन्फॉर्मेशन अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करता हूँ कि मेरा नाम इमरान कासिम है,
मेरी एज 39 है और मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं जेलम पाकिस्तान में रहता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे मैंने अपना एक इंडेक्स एरे बनाया जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन मल्टी टाइप इन्फॉर्मेशन जिसमें पहली स्ट्रिंग है दूसरी, और मैं यहाँ पे एक अपनी सैलरी भी लिख देता हूँ कि मेरी सैलरी है 20,000.50 जस्ट टू शो यू दैट ये फ्लोट इट्स अ फ्लोट। तो मैंने अपनी सैलरी जो है वो ये मेरा नेम है, ये एज है, ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरे पास अब एड्रेस है और ये मेरे पास सैलरी है। अब अगर आप गौर करें तो ये एक ठीक है, ये काम करेगा, इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, लेकिन ये कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि ये इमरान कासिम क्या है, ग्रेजुएट क्या है। तो इस एरे को एक बेहतर बनाने के लिए एक एसोसिएटिव एरे भी बनाई जाती है, एरे डाटा टाइप एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे में क्या किया जाता है, उसमें सेम वही तरीका ऊपर वाला, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि हम यहाँ पे पहले बताते हैं कि ये टाइप कौन सी है, इसकी नेम है ये, और नेम बाद इक्वल साइन फिर ग्रेटर देन साइन डालते हैं और फिर आगे उसकी वैल्यू लिखते हैं। अब हमें पता चल गया कि पहला जो कॉमा से पहला जो कुछ लिखा है वो एक नेम है। इसके बाद हमने लिखा कि जी एज 39, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एड्रेस जेलम पाकिस्तान। अच्छा, आप इसको एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है आप इसको एक ही लाइन में लिखते जाएं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस में, जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस प्रॉपर एक एरिया। यहाँ पे मैंने एज को लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन को लिख दिया, एड्रेस को और सैलरी। तो इस तरीके से भी आप इसको भी आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये ध्यान में रखने के कॉमा लाजमी हो, और ये दो तरीके हैं। अब इन दोनों को एक्सेस करने का तरीका सेम है विद स्मॉल डिफरेंस। जैसे मैं अगर इंडेक्स एरे में से अपना एड्रेस ढूंढना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एको इंडेक्स एरे डाटा टाइप इनटू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा एड्रेस 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, तो ये मेरा एड्रेस जो है वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जेएलएम पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, तो उसने मेरा एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और इसी तरीके से अगर मैं एसोसिएटिव एरे से अपनी वैल्यू एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो इसमें देख कितना आसान है कि मैं यहाँ पे एड्रेस लिखूँगा, देखने वाले को भी पता चल जाएगा कि इस डाटा टाइप में इस जगह पे एड्रेस सेव है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो वही सेम रिजल्ट आपको नज़र आएगा जो यहाँ पे हमने सेव किया, तो यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे हमने एक जगह पहले इंडेक्स यूज़ किया फिर हमने टाइप यूज़ की ये वाली। तो इसके अलावा एक टाइप होती है नल। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नल डाटा टाइप इज इक्वल टू नल, यहाँ पे हमने लिख दिया नल और एको करते हैं नल डाटा टाइप को। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये नल है। कंट्रोल किया नल डाटा टाइप, तो ये नल का मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, नल वैल्यू कभी डिस्प्ले नहीं होती। तो हमने 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए। इसके अलावा हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे, फिर फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे, नल और ऑब्जेक्ट है। और उसके अलावा हमारे पास 7th कौन से हमने 7 पढ़ी थी, एक थी हमारे पास इंटीजर, रिसोर्स। तो हम रिसोर्स, ऑब्जेक्ट और इसके अलावा जो थर्ड टाइप है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को देखेंगे, इन डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, एरे डाटा टाइप और नल डाटा टाइप को। तो ये नल उसका यूज़ होता है कि स्टार्ट में हम वैल्यू को कोई मतलब वेरिएबल को एक नल वैल्यू साइन करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक और उसमें वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे। तो ये पर्पज़ होता है नल। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स,
जिस तरह मैथ में हम डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, सेम इसी तरीके से हम पीएचपी के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमने एक और 2+2 लिखा है। अब एक हमारे पास ये डाटा टाइप एक ये है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ एको इंट डाटा टाइप प्लस फ्लोट डाटा टाइप, और इसको मैं सॉरी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए 7.55 रिजल्ट हमारे पास आया, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, 4 + 3 7 और ये 0.55, इसमें रिजल्ट हमारे पास भी 7.55 है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख के इसको डिस्प्ले करूँ तो आई थिंक इंटीजर है या इसका एक फंक्शन है जो कि इसको कन्वर्ट करता है जिस वेरिएबल में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस टाइप में आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। टाइप कास्टिंग जिसको कहते हैं, कि अगर आपके पास ये अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, लाइन नंबर 12 भी कह रहा है, तो आई थिंक ये स्पेस आती है इसमें, या मुझे अभी एग्जैक्टली इसका याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट पर फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल, तो ठीक है, ये बाद में हम देख लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मुझे भी इसमें डाउट आ रहा है कि एक टाइप कास्टिंग किस तरह करते हैं, एक डाटाबेस से दूसरे एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करके अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट हम लेते हैं। इसके अलावा इसमें फंक्शन भी है, जैसे फ्लोर है और सील है, फ्लोर और सील फंक्शन भी हैं इसके अंदर, जो कि ये देखिए अब इसमें 7 कर दिया कि 4 + 3 7। अगर मैं इसको सील करूँगा CEIL, तो ये हमें 8 रिजल्ट करेगा, कि बजाय ये 0.55 हो, यहाँ पे कुछ भी हो तो इसको 1 ऐड कर देगा, तो उसको 8 कर देगा। इसी तरह ABS फंक्शन है हमारे पास, एब्सोल्यूट फंक्शन है, वो हमारे पास वही एग्जैक्ट नंबर्स को डिस्प्ले करता है। तो काफ़ी सारे राउंड फंक्शन है, तो उसने राउंड कर दिया। अगर यहाँ पे आप राउंड करिए कि यहाँ पे अगर 5 हो, तो इसको ये मतलब 5, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप उसको लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 9.9 हो तो इट कंसिडर टू बी 5 एज वेल, लेकिन अगर यहाँ पे 1 हो तो ये कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिफरेंट डाटा टाइप मैथमेटिकल ऑपरेटर। एक हमने प्लस देखा, फिर इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर, सॉरी फॉर स्पेलिंग ज़रा गलत हो। इसमें हमारे पास ये प्लस है, इसको प्लस करते हैं, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये हमारे पास डिवीजन है, और ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है। डिवीजन और मॉड्यूलस में फ़र्क ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू में यहाँ पे 10 सेव की और इसमें 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एको इंट डाटा टाइप डिवाइडेड बाय फ्लोट डाटा टाइप, अभी दोनों इंटीजर हैं ऊपर, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, मैं इसको एको कर रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये डिस्प्ले हो। तो देखिए 2.5 आंसर आया पूरा उसने डिवाइड करके हमें फ्लोट डाटा टाइप रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे सील और फ्लो या राउंड कर दूँ इसको, तो ये राउंड करके हमें उसकी वैल्यू देगा। तो अगर हमें यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो देखिएगा फ़र्क क्या आता है। इसमें आंसर हमारे पास 2 आया, क्योंकि जब हम 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 8 आता है, 8 में से 10 में से 8 जब माइनस करते हैं तो बाकी रिमाइंडर 2 बचता है, तो फिर वो उसका जो रिमाइंडर है वो हमें यहाँ पे एको कराता है। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आई एम श्योर आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंगिंग थिंग्स अलोंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होती है स्ट्रिंग्स में यूज़ होती है। हम एक या दो या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उसको या दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ के एक कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो इसको कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है।
कॉन्केटिनेशन बहुत पावरफुल फीचर है, इसके ज़रिए हम डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ H1 टैग में, तो मैं कॉन्केटिनेशन को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एको H1 डॉट $, एसोसिएटिव एरे यूज़ कर लेते हैं, इंटू नेम डॉट H1। तो आप गौर करें, यहाँ पे मैंने H1 को कंप्लीट स्ट्रिंग एक लिखा, फिर इसको डॉट, फिर एक वेरिएबल को लिखा, फिर डॉट, फिर हमने H1 को क्लोज कर दिया। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो नाम का लिखा हुआ है वो H1 के टैग में, जबकि जो 2 है वो विदाउट एनी HTML टैग है। तो इसको अगर हम लिखना, अब यहाँ पे मैं P लिखूँगा अगर, तो ये गलत हो जाएगा, ये P एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका जो तरीका ये है, अब चूँकि हम एक PHP के अंदर काम कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे P कर देता हूँ, डॉट P कर दिया ये। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे 2 जो है वो P में है, इसका भी पे सोर्स भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास पूरी वो डॉक टाइप बनी हुई है, और इसमें आपको यहाँ पे P जो है 2 नज़र आ रहा है, H1 में नाम फर्स्ट नज़र आ रहा है। तो ये तरीका होता है कॉन्केटिनेशन, इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंगिंग थिंग्स, कॉन्केटिनेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस एंड कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शंस एंड कॉलिंग अ फंक्शन। बेसिकली जब आप एक कोड बार बार लिखते हैं, उसको आपने मुख्तलिफ जगहों पे रिपीट किया होता है, तो अगर तो छोटी 2-3 लाइनें हैं तो शायद आपको इतना उस पर इफेक्ट ना पड़ता हो। लेकिन सपोज करें कि अगर एक कोड है जो कि 10 लाइन्स का है और आपको 10 टाइम वो लिखना पड़ा, तो इट मीन्स आपको वो 100 लाइन्स एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी हैं। तो PHP हमें एक फैसिलिटी देती है कि आप उस कोड को एक फंक्शन में लिख दें और फिर जहाँ पे ज़रूरत हो उस फंक्शन को कॉल कर लें, एंड सिंपल इज़ दैट। आप जब उस फाइल को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन वहाँ पे एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे हो सकता है वैल्यूज़ डिफरेंट हो, वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू। तो इसका भी एक हल ये है कि हम जब फंक्शन क्रिएट करें उसके अंदर हम डाटा कुछ उसको क्या करें, वेरिएबल या मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो डाल दें, तो वो उस पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा और वो फिर हमें वही वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, माई फंक्शन, और इसको ऐसे लिखता हूँ, इसके बाद एक और फंक्शन बनाता हूँ, माई num1 num2, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखिए कैन नॉट री डिक्लेयर माई फंक्शन से डिक्लेयर, मतलब आप एक फंक्शन को 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका हल ये होता है कि अगर आप सपोज आप चाह रहे हैं कि एक दफ़ा उसमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरी दफ़ा वही कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, तो इसका हल ये होता है कि आप एक ही फंक्शन बनाएं, उसके बाद उसमें डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी वैल्यूज एंटर कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप चेक लगा के फंक्शन कोड है, अब यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखें एरर चला गया, और यहाँ पे अब हम रिटर्न कर सकते हैं, एको कर सकते हैं, एको num1 प्लस num2। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कुछ भी अभी नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन को मैंने अभी कॉल नहीं किया। चलो मैं इसको कॉल करने का ये तरीका होता है कि माई फंक आप लिख के उसके पैरामीटर दें। अब चूँकि मैंने पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, तो ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और ये एग्जीक्यूट एज इट इज़ हो जाएगा और हमें 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो ये उसको एको num1 num2 एम्प्टी स्ट्रिंग लेके उसको 0 रिटर्न कर देगा, एको कर देगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2,2 दे दूँ कॉमा के साथ रन करूँ तो देखें यहाँ पे 4 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 + 2 करूँ तो 7 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है फंक्शन क्रिएट करने का और उसको कॉल करने का। तो उसके सपोज मैं अगर यहाँ पे पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं देता और यहाँ पे भी वैल्यू नहीं देता और उसको सेव वगैरह रन करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे नोटिस आ जाएगा, वार्निंग आ गई है। हालांकि उसने रिजल्ट ठीक रिटर्न कर दिया 0,
लेकिन वार्निंग्स भी हैं हमारे पास। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू इसको नल कर देते हैं, इसको भी नल कर देते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। अब रन करते हैं तो 0। अब मैं यहाँ पे 5,5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें 10 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये तरीका होता है फंक्शन क्रिएट करने का और उसको कॉल करने का। कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यूज़ को या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हमारे पास PHP के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इक्वल्स टू, अच्छा जो सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो डबल इक्वल होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और एक ट्रिपल जो उसको बाद में देखेंगे, डबल इक्वल होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है, एक नॉट इक्वल। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को। वो आगे ज़्यादा वैल्यूज़ का हम आगे डिसीजन में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये है। तो इसमें सबसे पहले हम सपोज लिखते हैं कि देखो 5 ग्रेटर देन 5। अब चूँकि 5 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, हमने कंपेयर किया, लेकिन वो इसका मतलब है इसकी कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने हमें कोई वैल्यू रिटर्न कहीं पर भी नहीं आई। तो लेकिन मैं अगर लिखता हूँ 5 इक्वल्स 5 और इसको रीड आउट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है। पिछले एक और जितने भी हैं इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ इस फंक्शन को यहाँ तक, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इसके बाद इसको भी सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ, इसको भी सिंगल लाइन। तो अब मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास 1 आया, मतलब 1 और नल। 1 की सूरत में जब ट्रू होगा तो 1 आएगा, अगर वो फॉल्स होगा तो नल आंसर रिप्लाई करेगा PHP। तो इसे हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, 5 इज लेस देन 5 या 6 तो ये ट्रू आएगा, 1 आया तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये वाले कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू चेक करता है कि जी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट इक्वल, देखो 5 नॉट इक्वल टू 6 तो ये ट्रू है क्योंकि 5 जो ट्रू उसको इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें 6 नॉट इक्वल टू 6 तो ये फॉल्स देगा क्योंकि 6 तो इक्वल है 6 के, 6 इक्वल टू 6 है। हाँ ना, तो ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं मल्टीपल कंपैरिजन में। अगर आप मल्टीपल कंपैरिजन करना चाहते हैं कि अगर एक देखें एज अगर ग्रेटर दैन 30 हो या एज इज़ ग्रेटर दैन 18 हो या और एज लेस दैन 30 हो तो हम कहेंगे जी एडल्ट है। अगर एज ग्रेटर दैन 30 है एंड एज लेस दैन 50 है तो हम कहेंगे कि जी यंग या ओल्ड, जो भी स्टेटमेंट हम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर, दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं। एको को यहाँ पर हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले हम देखते हैं हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड, इसको एंड भी कहा जाता है और इसको और भी कहा जाता है और नॉट, इसको नॉट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास 3 और एक्स और बिटवाइज वो भी होते हैं, लेकिन अभी उनको हम डिस्कस नहीं करते। लॉजिकल बेसिक ऑपरेटर जो हैं, तो मैं लिखता हूँ देखो 6 इज ग्रेटर देन 6 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, अब इसको मैं एको करवाता हूँ, यहाँ पे एको करवाते हैं तो यहाँ पे देखें नल वैल्यू रिटर्न है। उसने बॉडी में कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि इसने नल वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 6 इज इक्वल्स टू 6 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3 और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे अब 1 आ गया। मतलब अब ये दोनों एंड जो होता है वो दोनों साइड्स को, उसके एंड के जो लेफ्ट साइड और एंड के जो राइट साइड कंपैरिजन लगाते हैं वो दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। इसके बरक्स जो और है वो क्या करता है कि वो एक भी दुरुस्त हो तो वो उस ट्रू रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ 6 इज ग्रेटर देन 6 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप देखिएगा कि रिटर्न हमारे पास 1 ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि और ने हमें बता दिया कि इन दोनों में से कोई एक भी दुरुस्त हो तो आंसर 1 रिटर्न करो।
और जो लास्ट है नॉट, वो होते हैं एको, हम यहाँ पे उसको नॉट डी, ये मोस्टली हम नॉट जो है नल वैल्यूज़ को, या आप ये कह लो कि किसी वैल्यू को निगेट करने के लिए, इफ़ नॉट ट्रू या इफ़ फॉल्स इज इक्वल टू नॉट ट्रू, मतलब जो हम किसी चीज़ को इसका ज़्यादा आपको सही समझ आएगी। अच्छा, एक डाटा टाइप और मैं बताना भूल गया, बूलियन डाटा टाइप होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, तो ये एक डाटा टाइप है ट्रू। एको, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसने 1 रिटर्न किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इट मीन्स ये फॉल्स ही है। तो एको यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे हम एको नॉट सिलेक्शन अप करते हैं, तो ये देखें इसमें आया फॉल्स। अगर हम यहाँ पे फॉल्स किया तो ये इसने इसको ट्रू कर दिया, नॉट ने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे फॉल्स था तो इसने ट्रू कर दिया कि अगर नॉट फॉल्स है तो 1 रिटर्न करे, तो ऑफकोर्स उसने इस फॉल्स को उल्ट करके एको कर दिया ट्रू। तो ये हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है बूलियन, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में देख लिया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि आप कोई नंबर ऑफ कोड या नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब एक प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई हो या सेटिस्फाई ना हो, उस सूरत में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 80 हैं और मार्क्स लेस देन 100 हैं, तो लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ग्रेडिंग जो हो वो A+ हो, तो ये एक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट उसको बताई। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए ऑपरेट की जाती है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली उस वक्त हम यूज़ करते हैं, ये भी एक कंडीशन होती है जब हमने एक चीज़ को ट्रू या फॉल्स चेक करना हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या उसके अगेंस्ट ट्रू होने की सूरत में कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाए और फॉल्स होने की सूरत में कोई और, तो उसको हम एक ही लाइन में डिस्प्ले करते हैं और उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एक टर्नरी ऑपरेटर तो और भी होता है, एक टर्नरी कंडीशन होती है, एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। जी हाँ, सॉरी, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि हमने यहाँ पे लिखा D इज इक्वल टू 3, E इज इक्वल टू 3। अब आप गौर करें, यहाँ पे मैंने जो D है वो 3 जो लिखा है वो इंटीजर है, और यहाँ पे E जो मैंने लिखा है वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने उसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज किया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एको D इज इक्वल्स टू E, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? PHP इसका रिजल्ट ट्रू देगी, यानी इसका आउटपुट जो इसकी है वो 1 आएगी। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू 1 आई। क्यों 1 आई? क्योंकि PHP डायनामिक डाटा टाइप है, तो उसने इसको पता चल गया कि यहाँ पे ये 3 जो है इंटीजर है। तो इवन अगर मैं इको D प्लस E करूँ तो आंसर हमारे पास 6 आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एको D इज इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँ तो अब इस सूरत में 0 आएगा, मतलब नल आएगा, क्योंकि जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो ना सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है बल्कि उनकी डाटा टाइप्स को भी चेक करता है। और एक टर्नरी स्टेटमेंट होती है कि एको B इज इक्वल टू E, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, फिर अगर वो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे ये डिस्प्ले करें। तो इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है क्योंकि वो ट्रू नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम यहाँ पे ये डबल इक्वल यूज़ करें और इसको रन करें तो ये इसने ट्रू दे दिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। सॉरी, तो अब टर्नरी ऑपरेटर आ गया। अब हम बात करते हैं इफ़ और नेस्टेड इफ़ की। इफ़
सिंपल इफ़ जो है वो ये चेक करती है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डी और ई को, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट खत्म। तो मेरे पास D3 है। इफ़ डी प्लस ई इज़ ग्रेटर दैन 2 या 5, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ कोड्स हैं, एग्जीक्यूट these lines of code, else execute these lines of code। तो यहाँ पे मैंने इसको एक स्टेटमेंट बताया कि अगर तो डी को और ई को प्लस करने से जो आंसर आता है वो ग्रेटर देन 5 है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करे। अगर वो इसके अलावा कोई भी सूरत हो तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको ग्रेट, सिंपल ही मैंने और यहाँ पर एको डिस्प्ले करा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए ग्रेट आया हमारे पास आंसर। क्यों ग्रेट आया? क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो 6 जो है ग्रेटर देन 5 होता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 2 कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे नो आंसर आया। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये 5 से बड़ा नहीं बल्कि इसके बराबर है। तो नेस्टेड इफ ये होती है कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्वल्स टू 5 है तो वो ये प्रेस करे एल्स इफ डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 10 है तो नोट को डिस्प्ले करे, गुड को डिस्प्ले करे और एल्स देखो नो। अब ये हमने एक नेस्टेड इफ बनाया कि पहले वो इसको चेक करेगा कि डी प्लस ई इक्वल टू 5 है तो वो ग्रेड डिस्प्ले करेगा, और अगर तो डी प्लस ई इज इक्वल टू 10 है तो गुड डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में वो नो डिस्प्ले करेगा। अभी अगर हम देखें 3 + 2 5 होता है तो वो ग्रेड डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ तो ये 7 + 3 इज इक्वल टू 10 होता है तो वो गुड डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो 5 8 होता है तो ये नो पे चला गया। तो ये होती है हमारे पास नेस्टेड इफ। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा। अब आते हैं लूप्स की तरफ। जिस तरह हमारे पास इफ कंडीशन होती है इसी तरह हमारे पास लूप्स भी होते हैं, इनका भी एक पर्पज़ होता है। लूप्स की मदद से हम जो कोड बार बार एक ही कोड या एक से ज़्यादा बार हम लिखना चाहें तो उस सूरत में हमें लूप्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। पीएचपी के अंदर 3 किस्म के लूप्स हैं। पहला लूप है वाइल लूप, दूसरा लूप है डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप्स। अब हम गौर करेंगे कि उनके साथ लूप लिखा है, इसके साथ लूप्स लिखा है। तो बेसिकली फॉर लूप्स 2 है, एक फॉर लूप और एक फॉर ईच लूप। फॉर लूप हम मोस्टली इंडेक्स एरे के लिए यूज़ करते हैं और फॉर ईच हम एसोसिएटिव एरेज के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जिसकी देख लेते हैं यहाँ पे लूप्स की। सपोज हम यहाँ पे 2 का टेबल लिखना चाह रहे हैं, मतलब 2 का टेबल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ईजी वे तो ये है, देखो 2 × 1 = 2। इसी को हम इस तरह करके 2 2 are 4 2 2 2 3 are 6 2 4 are 8, इस तरह करके हम लिख के इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें वही कुछ लिखा हुआ आ गया। हम इसको, लेकिन अब ये अगर हम ये लाइन ऑफ कोड अगर हमें 10 तक टेबल लिखना है तो हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसकी फैसिलिटी हमें लूप्स देते हैं। हम यही टेबल तीनों लूप्स की मदद से इजीली बना सकते हैं। मैं आपको पहले वो तीनों लूप्स से बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इनमें डिफरेंस बताता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप टेबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं d = 1 और वाई d < 10 देखो। अब यहाँ पे हमने वो टेबल डिस्प्ले करना है जो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का टेबल है। तो यहाँ पे
2 इंटू $d डॉट इक्वल्स टू डॉट, इसको भी हम लिख लेते हैं इसी के अंदर ही, 2 डॉट 2 इंटू डी, ये कॉन्केटिनेट में कर रहा हूँ, इक्वल्स टू, इक्वल डिस्प्ले करवाना हमने, डॉट 2 इंटू सॉरी 2 इंटू डी, फिर इसके बाद डॉट बी आर। तो ये हमने एक लाइन देखें, एक लाइन हमने उसका सॉरी एक चीज़ और हम ऐड करेंगे कि डी इज इक्वल्स टू डी प्लस 1, मतलब डी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उसमें एक 1 प्लस करके उसको डी में सेव करके दोबारा से कंपेयर करो। ये ज़रूरी होता है, अगर हम यहाँ पे ये ना इंक्रीमेंट करें तो ये लूप जो है इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि कभी भी डी की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 नहीं होगी और ये लूप चलता रहेगा सारी ज़िंदगी तक, जब तक आपकी क्रैश नहीं कर जाता ब्राउज़र या विंडोज़ या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो अनएक्सपेक्टेड एरर, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ गया, यहाँ पे मैं डॉट लगाना भूल गया, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 2 से लेकर 10 तक टेबल आ गया, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 लाइन्स ऑफ कोड, जस्ट हमारा काम 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ कोड में हो गया। इसी चीज़ को हम डू वाइल से भी करते हैं, हमें दोबारा डी को रन करना पड़ेगा, पहले डी को चेंज हो चुका है, सो डू, और इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, वही वाइल ऊपर हमने लिखा है, इसी वाइल को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके रन कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे पहले ये वाला वाइल लूप से, और यहाँ पे मैं एको वाइल लूप डॉट बी आर, एको वाइल लूप डॉट बी आर। तो ये हमारे पास ये देखें वाइल लूप का, और ये हमारे पास डू वाइल लूप। अब इनमें डिफरेंस ये है कि डू वाइल जो लूप होता है उसमें जो स्टेटमेंट होती है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। सपोज मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 कर देता हूँ और इधर भी वैल्यू 11 कर देता हूँ। अब वाइल के कंडीशन में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड, क्योंकि जो 11 है वो ना ही लेस देन है और ना ही इक्वल है 10 के, जबकि डू की सूरत में वो एक दफ़ा इसको 22 ज़रूर डिस्प्ले करेगा मल्टीप्लाई करके 11 से, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, हो भाई ये तो गलत है, तो वो फिर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखें वाइल लूप कुछ भी रिटर्न नहीं किया, लेकिन डू वाइल लूप ने 2 into 11 एक दफ़ा डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक स्मॉल डिफरेंस है डू और वाइल लूप में। आप देखते हैं यही चीज़ हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं, फॉर लूप डॉट बी आर फॉर डी इज इक्वल टू 1, डी इज लेस देन इक्वल टू 10 डी। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ यूज़ करूँगा प्लस प्लस, हालांकि मैं यहाँ पे डी इक्वल टू डी प्लस 1 भी यूज़ कर सकता था, लेकिन जो फॉर लूप का स्टैंडर्ड है वो ये प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस भी एक ऑपरेटर है, प्लस प्लस बल्कि ये 2 किस्म के ऑपरेटर्स हैं, इनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है। एक प्लस प्लस है और एक माइनस माइनस है। अगर हम उनको वेरिएबल से पहले लिखेंगे तो ये एक प्रीफिक्स प्री इंक्रीमेंट होगा, और अगर उसके बाद लिखेंगे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। तो अभी जो मैंने डी के बाद लिखा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो बाकी हमें सिंपल एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली, हमें ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेमीकोलन को सेपरेट करके ये लिख चुके हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फॉर लूप ने भी वही चीज़ डिस्प्ले कर दी। इसके अलावा हम लूप्स के अंदर लूप्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे अगर ये मैं अब एक बनाना चाह रहा हूँ प्रोग्राम जो मुझसे टेबल, मतलब $, टेबल नेम टू का टेबल लिखना है और टेबल 2 उसको कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे हम वेरिएबल cmt ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1 और cnt इज लेस देन इक्वल टू टेबल 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmt प्लस प्लस। और हमने क्या कर दिया, हम दोनों को वेरिएबल में सेव कर दिया कि
स्टार्टिंग 1 से ही होनी है टेबल की, लेकिन वो चेक करेगा कि कहाँ तक आपने टेबल चाहिए, वहाँ तक वो टेबल आपको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ से मैं वो लाइन मैंने इसको खत्म कर दिया, सॉरी। चलो हम दोबारा लिख लेते हैं, मुझे इसके लिए वापस आऊँ एप्पल। अब यहाँ पे हमने टेबल नेम लिखना है, टेबल नेम, टू का टेबल, एंड टेबल नेम इंटू यहाँ पे CNT इज इक्वल्स टू, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे डॉट लगा दूँ मैं, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ टेबल नेम को CNT। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं, और लास्ट में मैं BR का टैग लगा देता हूँ, BR, ताकि लाइन ब्रेक हो, एक ही लाइन में ना बसा रहा है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें 2 1 2 10 तक। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 20 लिखना है, तो ये जो टेबल 3 का होगा ये 20 तक डिस्प्ले करेगा। इसी तरह हम स्टार्टिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं, तो टेबल स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे अब चूँकि यहाँ पे हमें चेंज करना, मतलब चेंज कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम इसका वेरिएबल ही बनाएं। हम यहाँ पे भी इसको 10 से स्टार्ट कर सकते हैं और 20 तक लिख सकते हैं। अब आप देखें तो ये 10 से लेकर 20 तक है। तो ये वो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं PHP लूप्स में। अब स्विच केस स्टेटमेंट, आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने इफ़ देन एल्स बताया था तो उस वक्त मैंने स्विच केस के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ये बहुत, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक लिमिटेड सी स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एग्जैक्ट फ्रेज पे काम करती है कि अगर आपने एक एग्जैक्ट वैल्यू पास की है तो उसको ये कंपेयर करती है। सपोज़ आपने एक स्विच केस लगाया कि अगर यूज़र इनपुट करता है यस तो वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, अगर नो करता है तो वो कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, उसके अलावा वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी रखता है। तो स्विच केस बेसिकली इस तरह यूज़ होती है कि मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्विच केस स्टेटमेंट। इसको लिखने का तरीका ये है, ये हमारे पास कि एक वेरिएबल हम इसको पास करते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक करते हुए हम अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं और ब्रेक करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है चेक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस ट्रू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ echo you won the prize, और अगर केस फॉल्स हो echo you lost the prize। और डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं यहाँ पे, अब ये जो है ये या ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो इसका डिफ़ॉल्ट हमें मंजूर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम चेक का वेरिएबल लिख देते हैं। अब चेक ट्रू के पास आने वाले, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू वन द प्राइस। हमने यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये लॉस्ट द प्राइस। तो ये होती है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत हो। फॉर्म्स PHP के अंदर या PHP को यूज़ करने का बेसिक मकसद लूप्स और डिसीजंस फंक्शंस के अलावा है कि फॉर्म्स को हैंडल करना। मतलब एक यूज़र को आप एक फॉर्म देते हैं कि भाई ये फॉर्म फिल करके मुझे भेजो, तो जब वो यूज़र्स को फिल करेगा तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास आ जाएंगी किसी भी तरीके से, या वो डेटाबेस में सेव होंगी और आप उसको चेक कर सकते हैं, या वो आपके मेल में आएंगी और आप अपनी ईमेल भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म्स को हैंडल करना एक पावरफुल फीचर है PHP का और बहुत ही आसान भी है। फॉर्म्स में हम कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। मैंने इससे पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं PHP के अंदर, और बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, लेकिन फॉर्म से रिलेटेड जो सुपर ग्लोबल्स हैं वो हैं पोस्ट, गेट, रिक्वेस्ट,
जो मोस्ट पॉपुलर 3 टाइप्स हैं वो हैं गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट। तो हम एक बेसिक फॉर्म को डिज़ाइन करके चेक करते हैं कि कैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ लिया और लूप्स भी पढ़ लिए, तो इसलिए हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। फॉर्म्स हम 2 तरीक़ों से सबमिट कर सकते हैं, गेट से या पोस्ट से। और हम फिर अगर हमने फॉर्म को गेट के साथ सबमिट किया तो हम उसको $_गेट फंक्शन को यूज़ करते हुए वेरिएबल या एरे को यूज़ कर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हमने फॉर्म को पोस्ट किया है तो हम उसको गेट से गेट नहीं करेंगे, बल्कि फिर उसको पोस्ट से एक्सेस करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट है, तो अगर हम फॉर्म को गेट या पोस्ट से सबमिट करते हैं तो रिक्वेस्ट की मदद से वो किसी भी सूरत में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल फॉर्म्स की दे के फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारा मूव करता हूँ सब कुछ, बल्कि इसको रहने देते हैं, एक नई फाइल बना देते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ forms.php के नाम से, form.php। तो ये हमारे पास form.php आ गई। अब फॉर्म मैंने बताया कि सबमिट करते हैं, तो हम फॉर्म को उसी PHP के अंदर भी सबमिट कर सकते हैं या फिर HTML के अंदर फॉर्म बना के उसको किसी PHP के फाइल के अगेंस्ट हम सबमिट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि फॉर्म के लिए आप PHP की फ़ाइल बनाएं, हम फॉर्म के लिए HTML की फ़ाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML का टैग लिखता हूँ, स्ट्रक्चर बेसिक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP का कोड, और एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि इफ़ इज़ सेट $_पोस्ट, क्योंकि पहले हम पोस्ट को करेंगे सबमिट, और फिर वो क्या करें, एको या प्रिंट आर $पोस्ट। प्रिंट आर एक बेसिकली डिबगिंग पर्पस के लिए फंक्शन है जो कि एरेज, किसी भी वेरिएबल और एरेज को डिस्प्ले करता है प्रॉपर ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, और में अगर इंडेक्स एरे तो उसको सारे को डिस्प्ले करेगा। तो इफ़ इज सेट पोस्ट और प्रिंट आर पोस्ट, जो भी पोस्ट होगी वैल्यूज वो प्रिंट करें। फिर हम PHP के टैग से बाहर आएंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ये फॉर्म है, और यहाँ पे हम डिव लगाते हैं, और डिव लगाते हैं, 2 डिव्स काफ़ी नहीं। और यहाँ पे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो HTML का अगर आपने मेरा कोर्स देखा है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मैं एक लेबल लिख देता हूँ, लेबल टाइप योर नेम, सेव किया। आप form.php को भी हमने यहाँ पे कुछ एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो, अगर यहाँ पे आप कोई एक्शन या मेथड, एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड, अगर आप कोई मेथड या डिफ़ाइन नहीं करते या एक्शन डिफ़ाइन नहीं करते, तो एक्शन डिफ़ाइन ना करने की सूरत में वो उसी फाइल में दोबारा से उस फाइल को रीलोड करेगा एज अ पोस्ट मेथड, एज अ गेट मेथड, क्योंकि मेथड में भी आपने कुछ भी एंटर नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे आप पोस्ट एंटर कर दें तो अब ये फॉर्म सबमिट होगा इसी फाइल के अंदर, और जो है वो मेथड उसका होगा पोस्ट। तो हम अभी पोस्ट मेथड से करते हैं, यहाँ पे हमने पोस्ट यूज़ किया है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो आप सॉरी यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया था, ये है form.php। तो ये देखें यहाँ पे आ गया टाइप योर नेम, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान कासिम, मेरा जो नाम है, और बस सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये देखें एरे नेम इमरान कासिम, सबमिट, ये हमें एक एरे रिटर्न कर दिया इसने। और ये कहाँ पे रिटर्न हुआ, ये यहाँ पे जब हमने सेट किया, इसको चेक किया कि जो वैल्यूज़ जो है पोस्ट हुई है, और सबमिट $_पोस्ट सबमिट में एक वैल्यू आई है, तो उसने इसको प्रिंट कर दी, जो भी वैल्यूज़ थी। अब जो भी वैल्यूज़ नहीं हम प्रिंट कराते हैं, हम करते हैं $_पोस्ट इंटू नेम, और इस नेम को हम H1 H2 में डिस्प्ले करवा देते हैं। ये अब इसको दोबारा रीलोड करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे नेम आ गया। मैं इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करता हूँ, अब यहाँ पे मुझसे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं सिंपल कासिम लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए कासिम लिखा हुआ है। और इस तरीके से हम अपना एक फॉर्म बना के उसको
सबमिट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में, या किसी भी सेंड कर सकते हैं यूज़र को ईमेल सेंड कर सकते हैं। चूँकि मैं लोकल होस्ट पे हूँ और यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं है मेरे पास, तो ये लाइव सर्वर पे ही चेक किया जा सकता है। मेल एक फंक्शन है पीएचपी का, जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र को मेल सेंड कर सकते हैं। इसके अगर एग्जांपल देखना चाहें तो W3 स्कूल पर आप जा सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में बस यही बेसिक इसकी फॉर्म की एग्जांपल है कि बेसिक फॉर्म इस तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक इंक्रिप्शन टाइप देते हैं मल्टी फॉर्म, और इसके लिए आई थिंक इंक्रिप्शन टाइप मल्टी फॉर्म स्लैश डाटा ये होता है। एक मिनट मैं इसको कंफर्म करता हूँ, चेक करता हूँ। सॉरी, मुझे सहन में नहीं आ रहा। W3 स्कूल्स पे जाकर मैं देखता हूँ इसको। ये एक बहुत अच्छी रिसोर्स है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो फॉर्म्स हैंडलिंग, ये फॉर्म हैंडलिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें फाइल अपलोड, ये फाइल अपलोड, हाँ जी, ये इसका एक फॉर्म है, डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं इस फॉर्म में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सिलेक्ट इमेज टू अपलोड, यहाँ पे वो अपलोड करेगा। अब क्योंकि पोस्ट में जो डाटा हमारे पास आएगा वो फाइल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा। ये जो अपलोड फाइल होती है टाइप फाइल है, जिसकी इसको एक्सेस करने के लिए हम $अंडरस्कोर फाइल्स यूज़ करते हैं। $अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको अपने फॉर्म को रन करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ फॉर्म को, सॉरी रीलोड की बजाय फॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट इमेज टू अपलोड में यहाँ पे चूज़ करता हूँ फाइल को। कोई भी ये फाइल मैंने चूज़ की, अपलोड किया, तो वही फॉर्म दोबारा आ गया। उसने कहा जी अपलोड डॉट PHP नहीं फाइंड हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड में अपलोड डॉट PHP एक्शन में दी है। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर फाइल, और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। बैक जाते हैं, रीलोड करता हूँ पेज को, यहाँ पे चूज़ फाइल करता हूँ और यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसने हमें फाइल का कंप्लीट फाइल की डिटेल दे दी है। तो अगर हम इसको, अब इस फाइल को अगर हम अपने करंट फ़ोल्डर में, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर इमेजेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं सेव करवाना चाहूँ, तो इसका ये तरीका होता है कि यहाँ पे सबमिट होने के बाद हम यहाँ पे एक पाथ डिफ़ाइन करते हैं। पाथ, अब ये करंट फॉर्म इसी में है इसी फ़ोल्डर में, तो हम इमेजेस का फ़ोल्डर दे देते हैं इसको। ये हमारे पास पाथ है। इसकी कंप्लीट कोडिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि ये है इसकी कंप्लीट। सबसे पहले हमें यहाँ पे टारगेट फाइल नेम और ये 3 वेरिएबल चाहिए, जिसमें हम उसको चेक करते हैं इमेज फाइल टाइप वगैरह। तो इफ़ चेक फाइल इज़ नॉट एन इमेज, तो असल जो चीज़ होती है वो ये है। कॉपी किया इसको, हमें इतने लंबे कोड की ज़रूरत नहीं है, ये हम इसको समझ रहे हैं। तो इफ़ फाइल टू अपलोड टेम्प नेम इज़ टारगेट फाइल। टारगेट फाइल हमारे पास पाथ इज इक्वल टू दिस, टारगेट फाइल इज इक्वल्स टू $path डॉट फाइल into file to upload into name, ठीक हो गया। तो टारगेट फाइल ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें टारगेट फाइल ये है, ये हमारे पास टारगेट फाइल है, इसका टारगेट दिया जा, ये हमारे पास टारगेट दिया जा रहा है। और उसके बाद उसका बेस नेम एक फंक्शन है जो कि फ़ाइल नेम का उठाता है, उसके बाकी जो पाथ होता है उसको सारा ख़त्म करके उसका सिर्फ नेम उठाएगा। तो यहाँ से वो पे द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, यहाँ पे वो उसका बेस नेम उठा के हमें यहाँ पे, अगर बेस नेम नहीं यूज़ करेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे अब मैं अपने फाइल में आता हूँ, तो इसको मैं फॉर्म को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ।
चूज़ करता हूँ फाइल को, और एक चीज़ मुझे चेक करने दें कि जो पाथ है ये ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड करूँगा तो द फाइल wp-logo.png हैज़ बीन अपलोडेड। तो ये फाइल अपलोड हो गई है। ये देखिए इमेजेस के फोल्डर में ये फाइल पहले नहीं थी। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा डिलीट करता हूँ, और अब मैं इसको बेस नेम के बगैर आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने इसको ऐसे किया, इसको ये खत्म किया। बेस नेम जो होता है वो यूआरएल जो पाथ होता है उसको सारे को ख़त्म करके सिर्फ फोल्डर को सिलेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को सबमिट किया, ये मेरे ख्याल में दोबारा वही एग्जीक्यूट हो गया। इसको ख़त्म किया, चूज़ फाइल, ये wp-logo.png, इसको मैं लोड करता हूँ, अपलोड इमेज करता हूँ। द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें ये फाइल आ गई। बेस नेम जो है वो यूआरएल जो स्लैशेस होती हैं वो ख़त्म करके टोटली सिर्फ फाइल नेम ही डिस्प्ले करता है। तो है वो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो सेम वो हम इस तरीके से जितनी भी फाइल हैं वो अपलोड, जो भी फाइल, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फाइल इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसे चूज़ करता हूँ, मैं ये वाली फाइल करता हूँ सिलेक्ट और अपलोड करता हूँ, तो वो कह रहा है बिज़नेस का टेक्स्ट हैज़ बीन अपलोडेड, और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये फाइल भी मेरी अपलोड हो चुकी है इमेजेस के फोल्डर में। तो हम यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं कि फ़ाइल टाइप कौन सी है। ये वो एक, आप अगर इस कोड को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको सारे चेक्स, यहाँ पे वो फाइल साइज़ चेक कर रहा है, यहाँ पे वो ऑलरेडी फाइल चेक कर रहा है एग्जिस्टिंग, अलाउ सर्टेन फॉर्मेट्स चेक कर रहा है कि कोई फॉर्मेट हो तो वो अपलोड करेगा, फिर उसके अलावा कोई फॉर्मेट हो, इमेज टाइप हो, उसको वो अपलोड ना कर सके। तो ये आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं फर्दर मोर डिटेल जो आप इसके बारे में देखना चाहते हैं। ये थे हमारे पास फॉर्म्स, और उसमें गेट एंड पोस्ट भी हमने देख लिया। अब बारी आती है PHP एंड माई SQL की। तो मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल इसकी दे दी थी कि मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो बेसिकली माई SQL जो होती है वो आपकी डेटाबेस होती है, और उससे कनेक्ट करने के लिए हम PHP को भी यूज़ करते हैं। सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, मैंने ये DB बनाई है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट PHP में एडमिन, तो ये मैंने एक DB PHP ट्यूटोरियल के नाम से एक डेटाबेस बनाई PHP में एडमिन में, और उसमें एक यूज़र नाम का एक टेबल बनाया, और उसके अंदर ये तीन हमने वैल्यूज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़ इंटर की। अब हम इन वैल्यूज़ को फेच करेंगे और उनको एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे। ये हमारा है PHP में SQL का क्या कहते हैं उसको, PHP और MySQL की एक्सप्लेनेशन है ये। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PHP का टैग लगाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं कि होस्ट हमारे पास है, जो भी होस्ट का IP हो या उसका सर्वर नेम वो देते हैं। फिर उसके बाद यूज़र नेम क्या है उसको भी हम डिस्प्ले कराते हैं, रूट है, और रूट का पास क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और DB इज इक्वल्स टू DB PHP ट्यूट के नाम से ये लिखा हमने। फिर हम यहाँ पे एक कनेक्शन वेरिएबल बनाएंगे, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQLi, और यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल पास DB ये हम पास कर देंगे। तो इफ़ $ कनेक्शन, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो लिखो सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डेटाबेस, ये मैसेज आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से फॉर्म में हम कर रहे हैं तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डेटाबेस। अब चूँकि हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, तो आगे हम जो भी क्यूरीज लगाएंगे वो हम इस पर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमने क्यूरी लगानी है कि सिलेक्ट की, हमने जो रिकॉर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्ट है उसको फेच करना था सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ पे एक क्यूरी लिख देते हैं, SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम यूज़र। ये हमारे पास एक SQL क्यूरी है, और फिर हम लिखते हैं रिजल्ट हमारे पास है कनेक्शन और क्यूरी, क्योंकि ये हमारे पास जो है न्यू MySQL एक ऑब्जेक्ट है। हमने वो पढ़ा था डाटा टाइप में कि वेरिएबल डाटा टाइप्स में कि एक वेरिएबल डाटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ये तरीका है क्यूरी SQL। अब इस
ऑब्जेक्ट ने इस वो रिज़ल्ट को एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर दिया। अगर हम वो पैरामीटर्स देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करें अगर, या बार डंप करें, ये भी एक डंपिंग का तरीका था रिज़ल्ट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे उसने एक MySQL रिजल्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अंदर करंट फील्ड्स int 0, फील्ड काउंट int 4, लेंथ नल, नम ऑफ रोज 3 है, टाइप int इस पर 0 है, फील्ड काउंट 4 है, मतलब 4 उसकी फील्ड्स हैं, और करंट फील्ड उसकी 0 पे है, मतलब करंटली वो 0 पे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। तो इफ़ रिजल्ट नम रोज, अगर आप ग्रेटर देन 0 अगर आप और करें तो नम रोज ये हमारे पास एक वैल्यू है नम रोज, तो वो हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है। तो इस वक्त हमारे पास में 3 वैल्यू है, इसमें 3 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, तो इसमें ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 वाई रो इज इक्वल टू, जब तक रो में रिजल्ट फेच एसोसिएट एक फंक्शन है, रिजल्ट उसको वो ऑब्जेक्ट पास करेगा और उसमें वैल्यूज रो में सेव करता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एको टेबल करते हैं एको। अब ये देखें, अब हमारे पास टेबल ज़्यादा HTML है और कम जो है वो PHP है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा और इस पे हमें इसको स्टार्ट करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम HTML का कोड लिख सकते हैं, तो वो HTML का कोड इसी तरह एग्जीक्यूट होगा। टेबल टी हेड टी बॉडी, फिर टी हेड में टी आर में टी एच में यूज़र नेम, टी एच पास, टी एच डेट टाइम, इसमें टी एच आई डी। तो ये हमारे पास हेडिंग हो रही है। फिर बॉडी में टी आर सॉरी और टी डी। अब यहाँ पे हम PHP लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एको रो इंटू सबसे पहले आईडी। तो हम ये आईडी क्योंकि वो एसोसिएटिव है, एरे फैच कर रहे हैं तो वो इंडेक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आईडी की बजाय यूज़र नेम, और यहाँ पे पास जो हमने फील्ड्स का नाम रखें, डेट आई थिंक टाइम। अगर मैं इसको कंफर्म करूँ, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर देखें, तो आईडी, यूज़र नेम, डेट, टाइम, ये हमारे पास 4 फील्ड हैं। ठीक है, तो इन्हीं 4 फील्ड को हमने डिस्प्ले कराना है। तो ये यहाँ तक, लेकिन हमने अब एक एक लाइन को हमने यहाँ पे HTML ज़्यादा था तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे PHP को क्लोज किया और फिर यहाँ पे PHP को दोबारा ओपन किया और उसके दरमियान में हमने टेबल फॉर्म, और यहाँ पे हम 100%। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कोई इसमें एरर ना आएगा तो मेरे पास रिजल्ट डाटाबेस से आ जाएगा। सॉरी, मैंने वही बात की, यूज़र नेम का ई मिसिंग है, तो इसको, तो ये देखें आईडी इमरान। क्यों आप एक चीज़ और करें, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि हेडिंग को हमने रिपीट नहीं करना था, हमने रिपीट करना है सिर्फ इस रो को। तो इस टेबल को यहाँ से मैं कट करूँगा और यहाँ पे अगेन मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा टेबल को, और इसी तरीके से टी बॉडी को भी मैं यहाँ से कट करके इस लूप से बाहर यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये आई एम श्योर कि आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ PHP को और HTML को, और ये रिपीट हो रहा था, हेडिंग भी रिपीट हो रही थी बार बार आइडिया, जबकि मैं चाह रहा था कि ऊपर एक दफ़ा लिखा हुआ है और नीचे उसके यूज़र। अब ये आपके पास सही आ रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो हेडिंग है, जो हेड में है, ये सेंटर में नहीं आ रही। आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, और खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। हमने देख लिया कि आईडी हमारे पास ये आ रही है, यूज़र नेम ये आ रहा है, पास तो ये हमने
सक्सेसफुली डेटाबेस से डाटा एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, th एक्शन। ठीक है, एक्शन में हम क्या करेंगे, दो एक्शन होंगे, एक डिलीट का फिलहाल हम यूज़ करते हैं, तो इसके अलावा हम अपडेट का भी यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ एक ही रखते हैं, href इक्वल्स टू। अब चूँकि यही वाली फाइल है, तो हमने क्या करना है कि उस फाइल को हमने क्यूरी में से डिलीट करना है रिकॉर्ड को। तो इसके लिए हम एक और फाइल बनाएंगे डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और डिलीट डॉट php हमने फाइल बना ली, डिलीट डॉट php। अब हम यहाँ पे इसको एक डिलीट डॉट php क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम देंगे इसको id इक्वल्स टू डॉट रो इंटू id, और यहाँ पे हम अगर और करें तो ये php का कोड है, एको करेंगे इसको, ये हो गया, और इसको यहाँ पे क्लोज करके डिलीट ये कर दिया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड करें तो ये डिलीट id इज इक्वल टू आर, id नहीं आ रही, तो रो इंटू id। ये क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये डॉट भी आ रहा है यहाँ पे, सॉरी मैं डॉट मैंने लगाया हुआ यहाँ पे ये, तो मैंने इसको यहाँ से ख़त्म किया। अब मैं अगर इस पर होवर करता हूँ तो ये डिलीट डॉट id इज इक्वल टू 4 है, या डेल id इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डेल id जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब चूँकि ये मैं यूआरएल में इनकोड करके भेज रहा हूँ, तो ये गेट मेथड है, तो मैं यहाँ पे डिलीट में यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, इफ इज सेट सेंड गेट इनटू डेल id। तो यहाँ पे अब वो कनेक्शन देखें, मुझे यहाँ पे ये वाला कनेक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा, ये दोबारा से लिखना पड़ेगा ये सारा कुछ। तो इसका एक और तरीका ये होता है कि मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, इस कोड को Ctrl+X, सेव, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू सेव कनेक्शन डॉट php, और इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अब एक इंक्लूड वंस लिखता हूँ, और इसमें हमें कनेक्शन डॉट php फाइल को एक दफ़ा इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अब इंक्लूड वंस में ये एक दफ़ा इंक्लूड हो गया, हर दफ़ा जब ये फाइल इंक्लूड होगी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, मुझे बार बार ये वाला कोड यह लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे डिलीट में भी मैं डेल id अगर आई है तो यहाँ पे इंक्लूड वंस करें, कनेक्शन डॉट php को कर लें, और फिर यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो रिज़ल्ट, अब यहाँ पे हमने डिलीट की क्यूरी रन कर दी, तो एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर id इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ये किया $साइन गेट इनटू डेल id डॉट, ये कर दिया, और इसको सेमीकोलन, एसक्यूएल क्यूरी रन कर दी। और अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, इफ $साइन कनेक्शन क्यूरी एसक्यूएल इज इक्वल्स टू ट्रू, एको रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और साथ ही मैं कर देता हूँ एको href इज इक्वल टू फॉर्म डॉट php, और यहाँ पे मैं गो बैक लिंक बना देता हूँ। तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं, दोबारा रीलोड किया, यहाँ पे आया जिब्रान वाली आईडी को मैं क्लिक करता हूँ, तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जब मैं वापस आऊँगा तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये देखें डिलीट
फिर इसको मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँ, डिलीट किया तो गो बैक, तो अब एक रिकॉर्ड रह गया। तो इस तरीके से हम अब इंसर्ट करने का तरीका ये है कि हम इंसर्ट और अपडेट के लिए एक ही फॉर्म बना सकते हैं। जैसे ये फॉर्म है हमारे पास, इसी के नीचे हम यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म डॉट PHP। यहाँ पे मैं फॉर्म बना लेता हूँ, एक्शन इज इक्वल टू सेम है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, और यहाँ पे हम डिव, दो डिव बना लेते हैं, ओके, तीन डिव बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम पास है और बाकी दो, सिर्फ यूज़र नेम और पास है तो दो ही काफ़ी रहेंगे फील्ड्स। तो यहाँ पे मैं लेबल यूज़र नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करके पासवर्ड लिखता हूँ, और टाइप इसकी मैं पासवर्ड रखता हूँ, और नेम इसका मैं पास रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्म को दोबारा रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड आ गई। अब इसकी मदद से हम यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो मेथड इज इक्वल टू एक्शन में हम लिखेंगे, हमने डिलीट करता है इंसर्ट रेक के नाम से फाइल बनाएंगे PHP की। तो यहाँ पे हम क्रैश कोर्स में न्यू फाइल बनाते हैं, इंसर्ट रेक डॉट PHP। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट रेक डॉट PHP फाइल आ गई। इंसर्ट रेक, यहाँ पे हम वही डेल वाली ही सारी कोडिंग ऑलमोस्ट डेल वाली होगी, ये वाली सारी, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें। देखिए रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अब हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो SQL क्वेरी रन करनी है, तो इंसर्ट इनटू यूज़र, और यहाँ पे हम यूज़र नेम और पास जो डेटाबेस की वैल्यू है, जिन्हें हमें वैल्यूज इंटर करनी है, वैल्यूज। अब यहाँ पे हम एक कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे, $, पोस्ट इंटू नेम, $, और क्लोज कॉमा, फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन और $, गेट पास डॉट, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। सो इंसर्ट इनटू यूज़र नेम, पास, वैल्यूज, $, पोस्ट, और यहाँ पे भी हम इसको पोस्ट यूज़ करेंगे, और इंसर्ट ID। तो जो हमारे पास फॉर्म होगा उसमें हम यहाँ पे एक और डिव लगा लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू इंसर्ट रेक, और वैल्यू इज इक्वल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये हमने एक फॉर्म बना लिया। मैं कोई इसमें फैंसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा, सिंपल फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड का। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ खलील जी, पासवर्ड अभी न्यू रखता हूँ, और इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास अब इंसर्ट रेक में यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ये इसकी वैल्यू क्लोज हो गई, फिर ये इसकी वैल्यू क्लोज हो गई, $, पोस्ट, और फॉर्म जो मेथड जो है वो पोस्ट है, इंसर्ट रेक डॉट PHP। यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, इसमें शायद कोई एरर है, बल्कि इसका मतलब है इसमें हम एल्स लगा लेते हैं, ये इसको बाहर निकालते हैं यहाँ से, एल्स एको रिकॉर्ड कैन नॉट बी एडिट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एको करेंगे हर सूरत में। तो वापस आते हैं फॉर्म में, और यहाँ पे लिखते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे
एटलीस्ट वो शायद हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट आईडी है, सॉरी, और मैं यहाँ पे नेम इंसर्ट डायरेक्ट लिख रहा, सॉरी फॉर दैट। ये छोटा सा मिस्टेक्स होती रहती हैं लिखते हुए, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ फॉर्म को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिब्रान क्यू पासवर्ड पाकिस्तान लिखता हूँ, इंसर्ट करूँगा तो अगर अनडिफाइंड इंडेक्स नेम अनडिफाइंड इंडेक्स पास, तो देखते हैं नेम इज इक्वल टू पास यूज़र नेम, सॉरी इंसर्ट रिकॉर्ड में वैल्यू यूज़र नेम है और यहाँ पे फॉर्म में ये डबल एस पास है। वापस जाते हैं तो ये रिकॉर्ड उसने एंटर कर दिया, इसको हम डिलीट करते हैं, वो बैक। अब यहाँ पे जिब्रान क्यू पाकिस्तान, पता नहीं पासवर्ड पे क्यों ऐड दे रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स पास, इसका मतलब है जो डीबी है उसमें मेरे ख्याल में पास नहीं है, पासवर्ड है, तो लोकल में नहीं पास है, वहाँ चाह रहा पास है। अब ब्राउज करते हैं इसको, पास में वैल्यू नहीं आ रही है, तो देखते हैं क्यों नहीं आ रही वैल्यूज़ पास। और सॉरी यहाँ पे होस्ट मैंने यूज़ करना था, कैट यूज़ किया हुआ, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको वजह से डिलीट करता हूँ दोबारा और मैं इस फॉर्म को दोबारा बैक जाता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये वही रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे मैं जिब्रान क्यू लिखता हूँ, पाकिस्तान पासवर्ड लिखता हूँ, इंसर्ट करूँगा नेवर, तो ये कहता है रिकॉर्ड एंड सक्सेसफुली। जब मैं गो बैक जाऊँगा तो ये देखें रिकॉर्ड जो है ऐड हो गया टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक है, सिर्फ आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो हमने इसी को हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट पर्पज़ के लिए भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें क्योंकि अपडेट आईडी हमने यूज़ करनी है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इंसर्ट किया अपडेट आईडी और यहाँ पे हम पोस्ट यूज़ करेंगे और इसमें रिकॉर्ड को हम वही सारी वैल्यूज़ वही फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, तो चेंजिंग करके इसको क्या देते हैं H2, सॉरी, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि जिस आईडी को हमने अपडेट करना हो उसी आईडी के वैल्यूज़ एक फॉर्म में गेट करेंगे और फिर जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू उस जगह पे डिस्प्ले होंगी। तो सबसे पहले मैं फॉर्म में यहाँ पे एक ज़्यादा से कॉलम लगाना होगा TD, बल्कि TD नहीं लगाते बल्कि इसको ही मैंने यहाँ पे सॉरी TD को क्लोज नहीं किया, इसको नेम किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और एक पाइप साइन लगा के हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। अब हम यहाँ पे दो आ गई, पहले वाले को हम अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे एको रो आईडी और यहाँ पे update.php। तो अब क्या होगा कि ये update.php की हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना सकते हैं, न्यू फाइल update.php के नाम से। अब यहाँ पे हमने उन वैल्यूज़ को फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये फॉर्म हमने बना लिया, फिर एक्शन इज इक्वल टू यही फाइल होगी, ये ऑटोमेटिक अपडेट इसको करके अपडेट सक्सेसफुल गो बैक का मैसेज देगी। तो हम इसमें कनेक्शन बनाते हैं, तो इंक्लूड वंस PHP, इंक्लूड वंस कनेक्शन PHP को हमने एक दफ़ा इंक्लूड किया, इंक्लूड वंस, और यहाँ पे फिर हम फॉर्म में यहाँ से फॉर्म को दोबारा से हम इसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं अपडेट में और यहाँ पे सेव करके अब यहाँ पे हम एक अलग वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू वो, फिर हम यहाँ पे उस रो की वैल्यू, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होगा लूप नहीं होगा, तो हमें कनेक्शन के बाद यहाँ पे इंसर्ट वाला फॉर्म जो भी यूज़ करते हैं, इफ़ कनेक्शन यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू
डॉलर साइन गेट इनटू अपडेट आईडी। तो फॉर्म के अंदर डेल आईडी की है अपडेट आईडी पास होगी, जो कि यहाँ पे अपडेट आईडी सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म इफ रिजल्ट इन नंबर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, इस कर्ली को, मतलब ये नंबर तो ये एग्जीक्यूट करेगा इसको। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रो इज इक्वल्स टू रिजल्ट फैच ASSOC, एक ही रिकॉर्ड आएगा, फैच रो कर देते हैं। मेरे ख्याल में फैच रो का फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हम एको करा देंगे, एको रो इंटू यूज़र नेम, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसी की वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और पास यहाँ पे हमने, और अपडेट आईडी और यहीं पे अब ये फॉर्म जो है यहाँ पे फॉर्म लिखा था, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू यही फॉर्म है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीट वाला जो फंक्शन था उसी को कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इफ गेट अपडेट पोस्ट अगेन पोस्ट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम इस सारे को डिलीट करते हैं और अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू डॉट, और यहाँ पे डॉलर साइन पोस्ट इनटू यूज़र नेम और डॉट सेमीकोलन और कॉमा पास इज इक्वल्स टू डॉलर साइन पोस्ट पास डॉट, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं ज़रा अपडेट वाला रिकॉर्ड देख सकता हूँ, अपडेट डाटा ये MySQL, तो यहाँ पे देखें अच्छा वेयर बिकॉज वेयर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आई थिंक ये ठीक है, कॉमा नहीं आता, यूजर पास इज इक्वल टू पोस्ट पास वेयर आईडी इज इक्वल्स टू ब्राउज़र पोस्ट इनटू अपडेट आईडी। अब रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अपडेट यूज़र, एक मिनट में, सॉरी इसका ज़रा एक चेक कर लूँ। अपडेट मल्टीपल कॉलम्स PHP में, फिर स्टैक ओवरफ्लो में देख लेते हैं। ये देखें
वही तरीका मतलब ठीक है जो मैंने लिखा है यही है, पास इज इक्वल टू पोस्ट डॉलर साइन पास्ट, और इसको कॉन्केटिनेट किया यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे इसको क्लोज किया, दिस पास इज इक्वल टू दिस। मेरे ख्याल में ये रन होना चाहिए। फॉर्म को मैं रन करता हूँ, फॉर्म्स को रन किया। अब ये ऐड है तो मैं इसको अपडेट पर क्लिक करता हूँ, तो लाइन नंबर 28 अपडेट और पेज पे लाइन नंबर 28। हाँ तो यहाँ पे हमने दो चूज़ किए थे। अब ये पे अब अपडेट रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड नहीं आया, वैल्यू नहीं आई। अपडेट में इफ़ मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ एल्स सेलेक्ट स्टोरी फ्रॉम यूजर वे, हाँ ये पोस्ट, तो मैं बैक जाता हूँ इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो अपडेट आई अनडिफाइंड लाइन नंबर 13, अपडेट आईडी नहीं है ये, अपडेट आईडी गेट है, सॉरी अपडेट आईडी गेट है। तो यहाँ पे ये अपडेट आईडी गेट है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा। फेच रो ये थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। फेच एसोसिएट है, फेच ये वायर से जाएगा जो एक ही होगा, तो मैं इसको ऐसे ही अब ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ तो हमारे पास दो रिकॉर्ड है, एक यहाँ जो फॉर्म को तीन रिकॉर्ड हैं। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ जिब्रान क्यू को, तो यहाँ पे जगह जिब्रान क्यू क्यू कर देता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड क्यू करता हूँ। तो ये मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ये फॉर्म इफ कनेक्शन इसको यहाँ पे क्लोज किया, ओके इसको फॉर्म का यहाँ पे, तो ये फॉर्म भी इस पे पाएगा, ठीक है पाएगा फॉर्म पाएगा, लेकिन सिलेक्ट स्टार में मुझे आईडी इज इक्वल टू गेट अपडेट आईडी इज इक्वल टू, तो इफ डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस इफ कनेक्शन। हाँ अब ये वाली फाइल क्या है, इसको टॉप पे हमेशा इंक्लूड कराना है हमने, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकि वो हर दफ़ा इसको परफॉर्म करें एक्शन को। मेरी मिस्टेक थी, मैंने इसको अब इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी ज़रूरी है। इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, क्लिक करता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड करता हूँ,
तो ये दोबारा से वही रिकॉर्ड शो कर रहा है। include once if it's set target post update id, अपडेट रिकॉर्ड। 1 मिनट में इसका सोर्स व्यू कर लूँ। इन्फॉर्म एक्शन दिस मेथड इज इक्वल टू पोस्ट अपडेट id if is set गो बैक। तो ये अपडेट नहीं हुआ, दोबारा अपडेट पे क्लिक करते हैं। जो क्यों अपडेट रिकॉर्ड गो बैक नहीं हुआ, इसका मतलब है अपडेट यूज़र। मैं इसको अपडेट को अनएक्सपेक्टेड 5 में इसकी मैं id इज इक्वल टू पोस्ट इनटू id। अनएक्सपेक्टेड डबल कोट एक्सपेक्टेड डबल कोट कह रहा है, तो सही है। अब इस लाइन में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, वेयर id इज इक्वल टू दिस। ये अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ और यहाँ पे डॉट अब यहाँ पे ये क्लोज हो गई, पास इज इक्वल टू दिस हो गया, वेयर id इज इक्वल टू id जो है वो वेरी का, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंगल यहाँ वेयर id इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको रीलोड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 5। ये डिबगिंग करना, इसको मैं ज़रा डिबग कर पॉज करके थोड़ा सा मैं इसको डिबग करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे, तो मैंने दोस्तों वो डिबग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अपडेट आईडी फॉर्म का जो सबमिट हो रहा था वो अपडेट आईडी सेम था, और यहाँ पे भी अपडेट आईडी है। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म में जाके जो href लगाया अपडेट के लिए, उसके जो पैरामीटर में हम अपडेट आईडी की बजाय मैंने सिंपल आईडी दे दिया कि इस आईडी को सर्च करें, फिर हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर्म को दोबारा ओपन करता हूँ, सॉरी मैं फॉर्म को दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ से और रीलोड करता हूँ उसको। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, गो बैक। तो यहाँ पे अब मैं इंसर्ट करता हूँ पाकिस्तान और
रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे क्यू 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 कर देता हूँ और इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो आप रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, गो बैक और ये देखें यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा PHP का क्रैश कोर्स। मुझे यकीन है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो इसको काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा मेरा चैनल आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं, क्योंकि ये चीज़ जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर नज़र आते हैं, जितनी ज़्यादा लाइक्स नज़र आती हैं, जितने ज़्यादा हमें व्यू नज़र आते हैं, तो हम उसी तरीके से उसी एंटिसिपेशंस के साथ, उसी एनर्जी के साथ और वीडियो, यूज़फुल वीडियोस अपने व्यूवर्स के लिए बनाते हैं। सो अगर आप अपने कैरियर एज अ वेब डेवलपर बनाना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। मैं बहुत जल्द एक jQuery का क्रैश कोर्स और बूटस्ट्रैप का क्रैश कोर्स भी बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने का, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।